नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछे। नंबर है 9136934058। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। रवि देवरा हैं, हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर है कुंवरजी ग्रुप से, और प्रथमेश माल्या है, एबीपी रिसर्च कमोडिटी एंड करेंसी एंजल वन से। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आज बात हम करेंगे बेस मेटल्स की, क्योंकि जिस तरह से कल शाम के सत्र में एल्यूमिनियम में जबरदस्त रफ्तार दिखी, 7% तक की तेजी दिखी। अब यूएस रूस के एल्यूमिनियम पर बैन लगाने का विचार कर, यानी टैरिफ इतना ऊंचा करने पर विचार चल रहा है जिससे पूरी तरह से बैन की स्थिति बन जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर मेटल कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, और एल्युमिनियम पर बैन की बात है तो बाकी मेटल को भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ एलएमई भी अब विचार कर रहा है, डिस्कशन पेपर वहाँ पर जारी हो गए हैं कि कैसे कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम की ट्रेडिंग को यहाँ पर जो रूस के जो सेलर्स है वो यहाँ पर सेल नहीं कर पाए, वेयर हाउसिंग में डिलीवरी नहीं दे पाए। तो ये तमाम ऐसी दिक्कतों के बीच क्या कुछ होगा, कितनी ग्लोबल सप्लाई कम होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। रवि जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से रूस पर मेटल पर बैन लगाने की संभावना है, कितनी दिक्कत बढ़ेगी? क्या बाकी बेस मेटल्स के प्राइस भी बढ़ जाएंगे क्या? जरूर सा ये सेंटिमेंट का काफी इरोड करने वाला सिचुएशन है, क्योंकि आगे जाके और एक क्राइसिस वैसे भी खड़े थे। वो क्राइसिस थे एनर्जी क्राइसिस। अगर ये जो रूस एंड यूरोप के बिटवीन डील नहीं होती तो वैसे भी वहां पे प्रोडक्शन में काफी शॉर्ट होने वाला था। वही बात करें तो ये जो डिसीजन लिया गया या लेने वाले, उसमें एडिशनल एलएमई भी अपना जो एल्यूमिनियम का सप्लाई है और रशिया का, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां सप्लाई की किल्लत है, अगर सप्लाई रोकने की ट्राई हो रही है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस के लिए एक सेंटिमेंट सपोर्टिव है। आगे जाके ये काफी हर्ट कर सकता है। कार्बन 10 से 11% तक वर्ल्ड की जो सप्लाई है ये सिचुएशन से इरोड हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ये काफी सिनारियो दूसरी बेस मेटल के लिए सेंटिमेंट होगा, बट एल्यूमिनियम जैसी बेस मेटल के लिए एक फंडामेंटल पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा। एंड सप्लाई का जब इश्यू कंसर्न्स खड़े होते हैं तब प्राइसेस में कोई मींस के हायर प्राइस नहीं होते, फंडामेंटली डाइजेस्ट कर लेते प्राइसेस, क्योंकि तुरंत ही इतना जो स्पॉट मार्केट प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। हालांकि इसके ऊपर अभी भी काफी मींस के इफ एंड बट्स हो गए, वो क्या रेगुलेशन निकल के आते हैं वो देखना पड़ेगा। बट अभी इमीडिएट तौर पे मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। एंड निकल को भी एक सेंटिमेंट बूस्टर है, बट निकल हमारे यहाँ ट्रेडेबल नहीं है, तो एल्यूमिनियम में सारा ध्यान डाइवर्ट होना है। मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली 215 से 220 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। अभी जब तक 205 का लेवल ब्रेक नहीं होता, डाउन साइड एल्यूमिनियम ने बेस बना लिया है। मुझे लग रहा है कि वैसे भी अगर ये डिसीजन में भी कुछ इफेक्ट बढ़ रहा है आगे एनर्जी क्राइसिस के हिसाब से, वैसे भी यूरोप का प्रोडक्शन एंड रशियन प्रोडक्शन वैसे भी काफी अभी भी क्वेश्चन मार्क्स है वहां पे सप्लाई रिलेटेड। तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटीज में सप्लाई की किल्लत हो सकते हैं। हालांकि आज एलएमई इन्वेंटरीज काफी बड़ी है तो प्राइसेस एक टैपिड रेंज में है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर से फंडामेंटल तेजी आ सकती है। फंडामेंटली फिर से तेजी आ सकती है। अगर तेजी आएगी तो प्रथमेश जी, कितनी तेजी आएगी? और आपको भी लग रहा है कि बेस मेटल्स में फिर से तेजी दिखेगी? हालांकि डिमांड को लेकर अभी भी कंसर्न है, जिस तरह से चीन को लेकर चिंता है, कोविड को लेकर वहां पर वापस से टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। नवंबर मिड तक वहां पर जबरदस्त तरीके से टेस्टिंग होगी और फिर से लॉकडाउन की चिंता है। ऐसे में डिमांड को लेकर चिंता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें आ ही रही है। लेकिन क्या 6% 7% जो भी सप्लाई रूस से कम होगी, क्या वो इतनी बड़ी मात्रा होगी कि यहाँ पे प्राइस को फिर से वापस से उस तरह से ड्राइव करेगा ऊपर की तरफ? मेरे ख्याल से सप्लाई कंस्ट्रेंट होने के कारण सारे मेटल्स में जो रिस्क प्रीमियम क्रिएट होना था वो आपको तुरंत ही दिख जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि एलएमई से जितना भी रशियन सप्लाईज आने वाला है वो सारे पर अगर बैन लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो इतना सारा मेटल्स को दोबारा रिप्लेस करने के लिए वो जो सप्लाई गैप है वो ऑल्टरनेट चैनल्स के थ्रू देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे रिस्क प्रीमियम क्रिएट होते होते सारे मेटल्स में तेजी आने का अनुमान लगता है। बट ये इंटरिम रिएक्शन है। अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे डिमांड के साइड से कंसर्न्स है तो यस, चाइना की तरफ से डिमांड कंसर्न्स है। तो एक तरीके से ये सप्लाई वाला सिचुएशन और डिमांड वाला सिचुएशन दोनों भी बैलेंस होते हुए दिखता है, ज़्यादा रिस्क प्रीमियम क्रिएट नहीं होते हुए दिख रहा है।
मेरे ख्याल से यूएस टेक्निकली इन रिसेशन, यूरोप टेक्निकली इन रिसेशन, ये तेजी जो है वो पॉसिबली ज़्यादा हद तक सस्टेनेबल नहीं है। मेरे ख्याल से ऊपर वाले भाव में सारे मेटल्स में मेरे ख्याल से गिरावट का ही रुख रहने की पॉसिबिलिटी है। बट हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से आपको मोमेंटम तेज लग रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से काम करें। पोजिशनल ट्रेड फिलहाल कोई भी काउंटर में दिख नहीं रहा है। बट यस, अगर आप कॉन्फिडेंशियली अगर आप एक मेटल में अपना मन बनाना चाहते हैं तो वहाँ कॉपर को बेचने की सलाह होगी 655 के आसपास जो ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। 658 का स्टॉप लगाना पड़ेगा और नीचे में टारगेट 647 के रखने पड़ेंगे। बाकी एल्यूमिनियम में रिस्क प्रीमियम क्रिएट होते होते नेक्स्ट जो टारगेट है 213 214 के लिए दिख रहा है। बट बाकी सारे मेटल्स में मेरे ख्याल से इतना कोई खास मूव देखने की पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है। यानी एल्युमिनियम में ही रिस्क प्रीमियम है वो यहाँ पर मिल सकता है, तो तेजी की संभावना दोनों ही जानकारों को लग रहा है एल्युमिनियम में ज़्यादा दिख रही है। चलिए अब बेस मेटल्स के बाद बात करेंगे खाने के तेल को लेकर। और पाम तेल का सितंबर में रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है। सितंबर में इस साल 11,71,000 टन पाम तेल का देश में इंपोर्ट हुआ है। एक वजह तो यह है कि त्योहारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इस तरह का इंपोर्ट होता है हर साल, त्योहारों से पहले, ठीक पहले। और दूसरी वजह यह भी रही है कि दाम इस बार कम हुए हैं और इंडोनेशिया एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रहा है, इसका भी ये असर दिख रहा है। और यही सिर्फ पाम तेल ही नहीं, अगर आप बाकी सोयाबीन तेल या फिर सनफ्लावर इंपोर्ट भी देखें, सनफ्लावर तेल का इंपोर्ट ये भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। सितंबर में 2,61,000 टन सोया तेल का इंपोर्ट हुआ है, जबकि 1,59,000 टन सनफ्लावर ऑयल का भी इंपोर्ट हुआ है। हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय झुंझुनवाला साहब है फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जिस तरह का ट्रेंड इंपोर्ट का देखने को मिल रहा है, क्या ये सिर्फ फेस्टिव डिमांड को पूरा करने के लिए है या सस्ता तेल ग्लोबल मार्केट में अब मिल रहा है, इस वजह से सप्लाई बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि दाम यहाँ पर तेजी से कम हो? सबसे पहले धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो हमारा जो इंपोर्ट इधर बढ़ा है उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन तो आपका, चूंकि इंडिया में पीक ऑफ सीजन होता है हमारा अगस्त से लेकर सितंबर तक, जब तक पुराने सारे तेल खत्म हो जाते हैं, स्टॉक लो हो जाता है। और दूसरा, जो पीक ऑयल रेट था इंटरनेशनली, $1,900 के आसपास पाम चला गया था, $1,800 करीब सोया चला गया था, वो भी काफी क्रैश हुए थे। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो ट्रेड ने काफी माल इंपोर्ट किया है और हमारा जो डिप्लीटेड स्टॉक था उसको फुलफिल किया है। तो ये जो रिकॉर्ड इंपोर्ट हुए हैं, ये गुड प्राइस भी एक रीजन है और प्लस हमारा लो स्टॉक भी एक रीजन है, और फेस्टिवल डिमांड उसके ऊपर ऐड कर रही है। ओके, तो हम लोग अब कंफर्टेबल जोन में हैं। ओके सर, रिटेल में उस तरह के भाव तेजी से नीचे नहीं आ रहे हैं जितना हम ग्लोबल भाव देख रहे हैं। जो इंपोर्ट भाव दिख रहे हैं वो तो काफ़ी तेजी से नीचे आ रहे हैं, लेकिन रिटेल के भाव अभी भी, कंज्यूमर मिनिस्ट्री से मैंने भाव निकाला था, अभी भी मस्टर्ड 167, सोया तेल 150 और सूरजमुखी 168 के आसपास रिटेल में, कंज्यूमर मिनिस्ट्री की साइट की ये मैं रिटेल का रेट बता रहा हूँ। सो रिटेल में उतना रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, या आगे का दाम आगे चलकर कम होंगे? नहीं, देखिए, रेट्स तो नॉर्मली 30% रिटेल में पहले से, अगर आप पीक से देखें तो 30 to 40% रिटेल में डाउन हुए हैं अपने पीक से। प्लस रिटेल में थोड़ा टाइम लगता है, इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है, फिर वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो एमआरपी लग के जाता है उसमें टाइम लगता है करेक्ट होने में। तो लगभग 2 से 3 महीना लग जाता है उसका रियल इफेक्ट आने में। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से काफी इफेक्ट आ गया है। और अभी दिवाली के बाद आपको जब यहाँ की भी क्रॉप आ जाएगी, प्राइसेस जो अब इम्पोर्ट हुए हैं, जो मैंने आपको भी बताया कि सितंबर में जो इंपोर्ट्स हुए हैं वो अब अराइव हो रहे हैं, फैक्ट्रीज में पहुंच रहे हैं। उनका जब माल निकलेगा तो मेरे ख्याल से दिवाली शुरू होने तक या उसके 10-15 दिन, नवंबर फर्स्ट वीक तक, काफी प्राइसेस में और गिरावट देखने को मिलेगी। प्राइसेस आगे भी कम हो सकते हैं और रिटेल में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है रियल कंज्यूमर्स को वो फायदा मिलने में, इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हालांकि जैसा कह रहे हैं, अगर पीक से देखें तो वहाँ से 30% दाम कम हो चुके हैं। सर, क्या जिस तरह का इंपोर्ट का ट्रेंड हम देख रहे हैं, क्या यही ट्रेंड त्योहारों के बाद भी, अक्टूबर के बाद भी आपको लगता है जारी रहेगा यहाँ पर इंपोर्ट का, या इंपोर्ट में नरमी आएगी? और आप लोगों की सी की तरफ से क्या डिमांड है? क्या आप लोग की भी डिमांड है कि अब जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ताकि किसानों को भी बेहतर भाव मिले और घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिले? अजय झुंझुनवाला साहब।
शायद उनके लाइन में कुछ दिक्कत है। मेरा सवाल झुनझुनवाला से साहब से यही था कि जिस तरह से भाव अब खाने के तेल के कम होने शुरू हो गए हैं, क्या वो ये वक्त आ गया है कि अब सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि सस्ता इंपोर्ट अगर यहाँ पर घरेलू बाज़ार में आएगा तो सबसे ज़्यादा तो घरेलू मिलों को भी असर होता है, जो अगर रिफाइंड तेल इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, साथ ही इसके अलावा किसानों को बेहतर भाव नहीं मिलते हैं, ये भी असर होता है। अब रवि जी, आप भी हाजिर बाजार को काफ़ी ट्रैक करते हैं और एग्री में अब अगर खाने के तेल की बात करें, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है कि यहाँ से दाम और गिरने वाले हैं आगे? जैसे अभी प्राइस में सिनारियो है या डिमांड है, मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा कोई प्राइस में अभी ये लेवल से गिरावट होगा। हालांकि बढ़त भी काफी लिमिटेड है। मुझे लग रहा है कि ब्रॉडली ये एक करेक्शन के बाद भाव यहाँ पे कंसोलिडेट हो गए और जितने प्राइसेस नीचे रहते हैं उतना डिमांड बढ़ता है। जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया था कि इंडियन जो इंडस्ट्री थी, इसका जो ये 2 साल है, इसमें उसने जो ट्रेड ली है या उसने डिसीजन लिए है, वो काफी फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन है। क्योंकि ये जो लोअर प्राइसेस है उसमें हमने हायर इंपोर्ट किया। लास्ट टाइम जब हायर था तब हमारी इन्वेंट्री हायर होने की वजह से हमें हायर लेवल पे कम इंपोर्ट करना पड़ा था। तो कंज्यूमर पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो डिमांड डेफिनेटली रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पर्टिकुलर मेरा मानना है कि पाम ऑयल के प्राइसेस में ज्यादा वीकनेस दिखने नहीं चाहिए। वैसे भी क्रूड एक बेंचमार्क है और क्रूड के प्राइसेस पे हाई लेवल पे सस्टेन है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। हालांकि मेरा मानना है कि सोया ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा बहुत करेक्शन ये लेवल से ड्यू है, क्योंकि सोयाबीन के प्राइसेस में देखें तो डिस्पाइट ऑफ दिस जो प्राइसेस में सोयाबीन में करेक्शन आया है, वहां पे ज्यादा इतना करेक्शन नहीं है। तो मुझे लग रहा है वहां पे 1200 के ऊपर सस्टेन होना मुश्किल है और सोया ऑयल में डाउन साइड 1080 1070 तक के लेवल दिखने चाहिए। सरसों में मेरा मानना है कि 750 से 800 का एक अच्छा बॉटम बना के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके बिलो सस्टेन होना मुश्किल है। आगे जाके ब्रॉडर रेंज 750 से लेकर 980 तक रहेगी। चलिए, अब एग्री मार्केट की कुछ बात हो गई, खाने के तेल की। अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि आज यूएस CPI डेटा पर पूरे ग्लोबल मार्केट की नज़र है। किस तरह के डेटा आते हैं और वो सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है यूएस फेड के रेट्स को, और बुलियन मार्केट का भी इसका काफ़ी इंतज़ार है। इससे पहले अब प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए बुलियन को लेकर, खास करके गोल्ड पर आपका क्या व्यू है? किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? प्री और पोस्ट दोनों तरह की स्ट्रैटेजी बता दीजिए गोल्ड में सर। आई थिंक ये बात कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नंबर जो है वो हायर एंड पे ही रहेगा। हालांकि प्रीवियस कंपैरिजन में अगर करेंगे हाई पॉइंट से करेंगे तो यस इसमें सुधार हुआ है, बट यस इन्फ्लेशन के नंबर्स एज्यूम करते हुए चले कि हाई पॉइंट पे रहेंगे। तो यहाँ पे गोल्ड में जो है ट्रेड जो है सेल साइड की स्ट्रैटेजी बनती है। 51,100 के पास ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है, वहीं पे सेल करने की सलाह रहेगी। 51,290 का स्टॉप रहना पड़ेगा और टारगेट नीचे में 50,720 के लिए रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन का यूएस में ट्रैजेक्टरी चल रहा है, आप देखिए 8.6% मई में था। यूएस जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से इस तरह की स्थिति बनती चली गई, फिर ये बढ़कर 9.1% चला गया था जून में, फिर घटकर, हालांकि जुलाई में घटकर 8.5% आया और अगस्त में 8.3 भी आया। सो डाउनवर्ड एक ट्रेंड तो अब बना है। तो सितंबर से किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं रवि जी, और क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को आप गोल्ड में? पर्टिकुलर इन्फ्लेशन के एस्टिमेट इस टाइम मंथ ऑन मंथ हालांकि हायर है, वो 0.1% के सामने 0.2% आने की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि एनुअल बेसिस पे ये जो लास्ट 9 मंथ से गिरा है वो भी 8.1 आने की एक्सपेक्टेशन है। मेरे हिसाब से अगर 8.1 या उससे नीचे आता है तो वो एक पॉजिटिव होगा इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट अक्रॉस द रिस्की एसेट क्लास लाइक गोल्ड, इक्विटी, सबके लिए 8.1 या इससे नीचे आना पॉजिटिव है, क्योंकि हायर एक्सपेक्टेशन से ऑलरेडी जा रहे हैं मंथ ऑन मंथ। तो मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस या डेटा इन लाइन पे आए तो ज्यादा वहां पे करेक्शन सस्टेन नहीं होना चाहिए। एक इमीडिएट टर्म्स में वोलेटिलिटी दिखेगी इन्फ्लेशन के बाद, बट यस अगर इन्फ्लेशन का नंबर 8.1% या उससे नीचे एनुअल बेसिस पे एंड 0.2% या इससे नीचे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आते हैं तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक थोड़ा सेंटिमेंट रेट दिख सकता है। लेवल स्पेसिफिक जब तक 50,880 का लेवल नीचे ब्रेक ना हो, प्राइसेस में सस्टेनेबिलिटी रहेगी। हालांकि टारगेट मुझे लिमिटेड 51,400 तक के दिख रहे हैं, तो जो भी ट्रेडर है वो अपने पोजीशन पे स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। पर्टिकुलर बुलियन ज्यादा वोलेटाइल रहेगा क्योंकि मेटल्स एंड एनर्जी के अदर रीजंस है, वो अपने हिसाब से दूसरे फैक्टर को भी डाइजेस्ट करके वन टाइम मूवमेंट के बाद सस्टेन हो गए, बट बुलियन में हाईएस्ट वोलेटिलिटी दिखेगी
तो पोजीशन कोई भी हो, बाय हो या शॉर्ट हो, आप पोजीशन पे नियर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसका स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। मेरा सवाल आपसे ये होगा, अगर महंगाई अगर हायर लेवल के आसपास आती है, अगर 8.5-8.5% के आसपास रहती है, अगर गोल्ड सिल्वर गिर जाता है, तो क्या उस गिरावट पे खरीदे आज गोल्ड सिल्वर? मेरे हिसाब से गोल्ड में अच्छा मौका है। मुझे गोल्ड ज्यादा वीक नहीं दिख रहा है। सिल्वर हालांकि फिर भी जो महंगाई का इंडस्ट्रियल आंकड़ा आने दीजिए यूएस का, अगर वो काफी हायर एंड पे आती है और उस सेंटीमेंट से नी जर्क रिएक्शन के तौर पर अगर गोल्ड या सिल्वर में गिरावट आती है, तो क्या खरीदे उस गिरावट में? एक क्वेश्चन मुझे। जी जी रवि जी, आपसे ही है। हाँ, मैं जरूर से गोल्ड में ये जो मेजर गिरावट आती है, अगर 50,500-600 के कुछ भी लेवल मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली इसमें बाइक का ही एडवाइस दूंगा। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे एक बॉटम बन चुका है और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट के बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, बट गोल्ड में एज अ पार्ट ऑफ सेफ हेवन, क्योंकि वहां पे एक सबसे बड़ा जो आगे इकोनॉमिक रिस्क खड़ा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक सेफ हेवन अपील रहेगी और आगे गोल्ड में 51,600 से 52,000 तक के लेवल हो गए तो डेफिनेटली कुछ भी गिरावट आती है, कुछ भी इन्फ्लेशन के फैक्टर आते हैं तो मेरे हिसाब से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, एक मैं जल्दी से फैक्टर बता देता हूँ। सेकंड फैक्टर इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आता है तो ऑलवेज सेफ हेवन अपील गोल्ड के पास जाते हैं। यूएस के इन्फ्लेशन का कोरिलेशन सीधा नहीं है, क्योंकि अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स भी बढ़ता है, बट एक सेंटिमेंट, एक नीजर रिएक्शन नेगेटिव साइड लेगा गोल्ड। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जी साहब, फटाफट से सवाल जवाब लेते हैं। नरेश कुमार है चेन्नई से, क्या चांदी 65,000 तक जा सकती है? आपको लग रहा है चांदी 65,000 तक जा सकती है प्रथमेश जी? अगर लग रहा है हाँ, तो क्या टाइम फ्रेम होगा? कितना, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, क्या टाइम फ्रेम देख रहे हैं आप? आई थिंक 65 जाने के लिए और ज़्यादा वोलेटाइल होना पड़ेगा इस के लिए, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स में ये पॉसिबल है मोमेंटम। बट हाल फिलहाल में यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से नीचे जो है 56,000 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। 65,000 के लिए इनको वेट करना जरूरी है। नियर टर्म में तो नहीं दिख रहा है, 2 से 3 महीने में हो सकता है कि वो लेवल आपको दिखे। रवि जी, आपका टाइम फ्रेम क्या है 65,000 चांदी के लिए? मुझे लग रहा है 5 से 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि नियर टर्म में थोड़ी हेडविंड्स है बेस मेटल्स के वोलेटिलिटी एंड गोल्ड के वोलेटिलिटी के वजह से। वहां पे थोड़ा मुझे वोलेटाइल दिख रहा है, बट 56,000 का लेवल आपको नीचे एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट ध्यान रखना है और पोजीशन को होल्ड करना है। 60 के करीब आ जाता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल कर ले, 65 का वेट ना करें। इसके बंसल है ग्वालियर से, जिंक क्या ऊपर की तरफ 290 तक जा सकता है? क्या लग रहा है प्रथमेश जी, 290 का लेवल आपको जिंक में इतनी आसानी से दिखेगा? 272 के आसपास है। आई थिंक अगर इनका पोजीशन ऑलरेडी है और तो वोलेटिलिटी में 290 पॉसिबल है, बट अगेन 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे रखने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर हाल फिलहाल में देखें तो इस काउंटर में मेरे ख्याल से ऊपर के भाव से नीचे का ही रुक रहने की पॉसिबिलिटी है। तो 290 जल्द आने की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये बाय साइड में है यहाँ पे, अगर इनको अच्छा भाव दिखता है 276 278 के आसपास, वहां पे निकल जाने की सलाह रहेगी। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर इनके पास है 10 लॉट, 662 रुपए पर खरीदा है। क्या करना चाहिए रवि जी इनको? 662 की बाइंग है कॉपर। मेरे हिसाब से अगर 658 से 659 तक के लेवल आए तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे बेस मेटल्स में कॉपर सबसे ज्यादा वीक दिख रहा है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा सप्लाई का, जितना एल्यूमिनियम में प्रॉब्लम है, इतना वहां पे सप्लाई रिलेटेड इश्यूज कम है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे हायर लेवल पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। छोटा लॉस बुक करके 659 के करीब आपको एग्जिट की सलाह में दूंगा। अगले दर्शक है महावीर हैं बेंगलुरु से, कॉमेक्स गोल्ड क्या $1722 और चांदी $23 तक जा सकती है? प्रथमेश जी। चांदी $23 अभी करीब $19 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो अगर आप जैसे मैंने कहा नेक्स्ट 3 मंथ्स में पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और सोना जो है ऑलमोस्ट $1800 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बनते हुए दिख रहा है। तो यस अगेन यहाँ से करेक्शन की कगार दिख रहा है। 1700 एक बेस बन के रहेगा, ऊपर में 1820 और $1800। ओके, अगले दर्शक है पवन है हिसार से, 2023 में ग्वार सीड का भविष्य कैसा दिख रहा है? 2023 के लिए हाजिर के कारोबारी है, हाजिर के हिसाब से रवि जी बताइए कि ग्वार सीड कैसा दिख रहा है 2023 के लिए, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं। जरूर से 2023 के हिसाब से मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। 4500 का बॉटम मान के चले
इसके नीचे प्राइस सस्टेन हो ऐसे चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। इसका बेस में क्रूड ले रहा हूँ। क्रूड में भी देखे तो सप्लाई डिमांड दोनों साइड से न्यूज आ रहा है, बट ऑल ओवर एनर्जी क्राइसिस की वजह से एनर्जी प्राइसेस मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो इसका बेसिस लेते हुए मुझे लग रहा है कि एक सेंटिमेंट फायदा वहां पे मिल सकता है। 2023 का अगर आप आउटलुक की बात करें तो 4500 मेरे हिसाब से एक आपका अच्छा बाइंग जोन है। 4200 लेवल काफी अच्छा सपोर्ट उसने बेस बना लिया है। मेरा मानना है कि 5500 से लेके 5800 तक के टारगेट आपको अगले साल में 2023 के साल में दिख जाएंगे। अगले कॉलर हमारे साथ महेश है हैदराबाद से। गोल्ड में आज क्या पोजीशन बनानी चाहिए? एक अहम डेटा है, प्रथमेश जी क्या सलाह दें? 8% के अगर नीचे महंगाई सीपीआई रहती है तब क्या करें? अगर ज़्यादा अपर एंड की तरफ आती है तब क्या करना चाहिए? दोनों ही सिनेरियो का बता दीजिए। और अगर आज गिरता है सोना तो क्या खरीद लें? आई थिंक इवेंट के बाद अगर ट्रेड लेना चाहिए, कोई इवेंट को प्ले करना, अगेन चांसेस तो यही है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो हायर साइड पे रहेंगे। बट यस अगेन मैं इवेंट के होने के बाद ही ट्रेड करने की सलाह रहेगी। और जो भी इवेंट का डिसीजन रहेगा, बट आज के ट्रेड में मेरे ख्याल से सोना जो है नीचे की रुख दिखाई दे रहा है। 50,750 50,800 के आसपास तक की फॉल दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले भाव में सेल करने की सलाह रहेगी। स्पेसिफिकली आज के ट्रेड के लिए 51,110 के आसपास सेल की सलाह होगी। 51,290 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 50,720 के लिए रहेगा। ओके, अगले दर्शक है दिग्विजय सोनी है। इनका सवाल है रवि जी से कि 60,000 तक क्या चांदी पहुंच सकती है क्या? रवि जी। जरूर से थोड़ा बहुत आप टाइम दे तो 60,000 दूर नहीं है और ऑलमोस्ट 2,200 रुपए दूर है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस आपको दिख सकते हैं। आज इन्फ्लेशन के नंबर्स देख ले, ये रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नेक्स्ट पॉलिसी है उसके पहले के इन्फ्लेशन के नंबर है। तो आई थिंक ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर ही इन्फ्लेशन मींस के पॉलिसी है। तो इन्फ्लेशन अगर थोड़ा बहुत वॉलेटाइल या थोड़ा बहुत 8.12% आ जाता है तो मुझे लग रहा है कि 60,000 आपको जल्दी दिखना चाहिए। 1-1.5 महीने में ये लेवल आ सकता है। 1.5 महीने में आपको ये लेवल दिख सकता है। आर्यू पटेल हैं, इनका सवाल है सीपीआई डेटा से पहले कॉपर में इस प्राइस में क्या ट्रेड लेना चाहिए? कि प्रथमेश जी डेटा से पहले ये ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे कॉपर में? आई थिंक इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट यहाँ पे डेटा को अगर में रखे या नहीं रखे, 655, 66, 666, 656 के आसपास एक काउंटर ट्रेड हो रहा है। यहीं पे सेल करने की सलाह रहेगी। 658 का स्टॉप रहेगा। टारगेट रहेंगे 647। है एमपी से जीरा अगले 2 महीने में कहां तक जा सकता है? कहां तक जा सकता है 2 महीने में जीरा, रवि जी? ज्यादा कुछ जाएगा नहीं क्योंकि 2 महीने में काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है एंड सोइंग के नंबर आना चालू होंगे और ये 23,000 24,000 के प्राइजेस में चेहरा रहा तो फार्मर का इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। तो एक 2 महीने में ब्रॉडरली मेरे हिसाब से प्राइसेस कंसोलिडेट हो गए। हालांकि अनसीजनल रेन की वजह से मॉइस्चर जो नरमी है या मॉइस्चर है वो जाने में टाइम लगेगा, तो सोइंग में थोड़ा डिले हो सकता है। ये सेंटीमेंट पे आप जीरा में इमीडिएटली 25,000 तक के लेवल अपर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड 23,500, तो ब्रॉडरली यही रेंज में रहेगा। कोई भी गिरावट एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। अगले दर्शक अनुज गुप्ता है झांसी से। अगले हफ्ते क्या चांदी 60,000 हो जाएगी? प्रथमेश जी। मुश्किल लगता है मेरे ख्याल से। यहाँ से अगर कोई मोमेंटम दिखता है तो करीब 1-1.5 का फॉल दिखाई दे रहा है। तो अगले हफ्ते तक के लिए मेरे ख्याल से मुश्किल दिखता है 60,000। फटाफट से जवाब दीजिएगा रवि जी। अनिल कुमार है राजस्थान से। कॉटन 1 लाख और मस्टर्ड 6500 आएगा क्या? कॉटन में 1 लाख के जाने के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं और अभी जिस हिसाब से देखे तो अभी ये प्राइसेस पे भी इतना ज्यादा डिमांड नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 1 लाख का लेवल अभी टॉप बन चुका है। यहाँ जाने की उम्मीद मुझे काफी कम दिख रहा है। सरसों में भी मेरा मानना है कि 6300 6250 तक के लेवल आपको दिखे तो वहां पे एक बार एग्जिट का मौका ढूंढना चाहिए। 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा रवि जी। दिवाली तक आपको सोयाबीन के प्राइस कहां तक जाते दिख रहे हैं? दीपावली तक मेरा मानना है कि सोयाबीन के प्राइसेस डाउन साइड 4700 तक जा सकते हैं। अगर ये लेवल मिलता है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। शुक्रिया रवि जी आपका, प्रथमेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विषय। नमस्कार।